चलिए आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम आज जो क्लास है फिजिक्स का है, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री सब है, तो ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं सेट प्रैक्टिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, आपको एग्ज़ाम में एकदम तय है। कहता है गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, यानी गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, यहाँ नियमा हो गया है। तो गति के नियम का जो प्रतिपादन किए आपको ऑप्शन देना है, आर्किमिडीज है, न्यूटन है, आइंस्टीन है या डार्विन है। ठीक है, तो आप जल्दी जो कमेंट कीजिए ऑप्शन में। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। ठीक है, चलिए कहता क्वेश्चन नंबर सेकेंड, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। त्वरण, बल, ऊर्जा, एक समान गति। एक समान गति क्या है, कमेंट्स कीजिए। देखिए पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम है, अगर 9-10 भी पढ़ के आए हैं तब पर भी निकाल लीजिएगा। 11-12 पढ़ के आए हैं तो आप श्योर है कि अच्छा मार्क्स आएगा, और अगर जब तक अच्छा रैंक नहीं आएगा तब तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आप क्वेश्चन को 9th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। तो न्यूटन के जो प्रथम नियम है उससे जो आपको परिभाषा मिलता है, उससे आपको बल का परिभाषा मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसने कहा एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। किसने कहा कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु जैसे खड़ा, जैसे आप लोग बेंच डेस्क देखे हैं, तो बेंच डेस्क से उस वस्तु पर, उस जगह पर तब तक नहीं वहाँ से हिलेगा जब तक उसको हम हटाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये किसने कहा था। तो आपको ऑप्शन है आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो या न्यूटन। ऑप्शन में आपका जो सही हो जाएगा, न्यूटन ही नियम दिए हैं। ठीक है, तो न्यूटन नियम दिए हैं जिसके कारण न्यूटन ही बोले होंगे, तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है। देखिए, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाएंगे और सवारी कहाँ चल जाएगा, आगे की ओर, तो किस नियम का पालन करता है। तो आपका ऑप्शन है न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या संवेग का नियम। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे। कहता है न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कि न्यूटन के जो गति का कौन सा नियम है जो जड़त्व के नियम का व्याख्या करता है। यानी कि बल की परिभाषा पहला से मिला था, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका द्वितीय। चलिए आगे चलते हैं। कहता है एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है किस पर, द्रव्यमान पर, वेग पर, आयतन पर या संवेग पर। जैसे जितना भारी वस्तु रहेगा उतने ज़्यादा झुकेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भारी वस्तु है, एक पे ब्रेक मारिएगा तो दिक्कत हो सकता है, या एक पे चलेगा। तो जो निर्भर कर रहा है वह द्रव्यमान पर कर रहा है निर्भर। ठीक है, चलिए आगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 7, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था। गैलीलियो हो गए, न्यूटन हो गए, आर्किमिडीज हो गए या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जड़त्व जो सर्वप्रथम नियम दिए थे, इसे देखो न्यूटन मेन नियम दिए थे, लेकिन पहला बार दिए थे जो कौन थे, गैलीलियो थे, जो कि फेल कर गए थे। ठीक है, लेकिन नाम उनका ही है। लेकिन अगर
पूछा जाए कि सर्वप्रथम नहीं यानी जड़त्व का नियम कौन दिए थे, तो आपका वो न्यूटन का सही नियम था, जो है ना न्यूटन के द्वितीय गति का नियम, वहाँ से ही जड़त्व का परिभाषा मिला है, लेकिन कोशिश वो किए थे। कहता है रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है, रेखीय संवेग संरक्षण होता है। देखिए न्यूटन के पहला नियम से आपको बल के परिभाषा मिलता है, न्यूटन के दूसरा नियम से जड़त्व मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि न्यूटन के जो तीसरा नियम है वो तीसरा नियम से आपको संवेग संरक्षण मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा इसका है, सी है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। इस उत्पन्न नहीं करेगा तो गतिहीनता हो गया, जड़त्व हो गया, कुल भार या अक्रियता। देखियो कुल भार तो यहाँ ऑप्शन में ऐसी गलती हो जाएगा और अक्रियता यानी कि सी और डी ऐसी खत्म हो जाएगा। गतिहीनता का मतलब होता है जो गति में है नहीं है, ठीक है। तो बच गया कौन ऑप्शन आपका, जड़त्व बच गया, है ना, जिससे सीधे हम क्या हो एक गति का विरोध, मतलब कि हम तभी झुक पाते हैं जब उस गति का हम लोग क्या करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया आपका, बी सही हो गया। चलिए आगे। कहता है एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है, पिंड के संवेग में परिवर्तन क्या होगा, ठीक है। 10 MB, 0 MB या -MB, 2 MB है, 10 MB नहीं है, यानी कि एम द्रव्यमान है, जिसे आप पढ़े होंगे 10वां में, तो सर जी बताए होंगे कि अगर चूहा को पकड़ना है तो उसके सामने अवतल दर्पण क्या कर दो, रख दीजिए, ठीक है। वो चूहा आपको डबल वेग से क्या करेगा, गतिशील दिखाई देगा और आप जल्दी धर पाइएगा, ठीक है। ये बात को बताया गया होगा, अभी याद होगा तब आपको, तो याद किया जाए, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 MB हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डबल वेग से। कहता है अगला क्वेश्चन, एक पिंड ns संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगा, ठीक है। तो इसका 1 जूल होगा, 2/3 जूल, 3/2 या 4 जूल होगा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा, 2/3 जूल, है ना। अगला कहता है रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट जो है वो कौन सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाद्रो परिकल्पना, यानी जैसे मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, संवेग संरक्षण। तो रॉकेट जो है वो जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसका नाम है संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे। कहता है SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले आलेखित किया जाता है, वक्र होगा, वक्र होगा। तो एक दीर्घवृत्त, एक सीधी रेखा, एक परवलय, एक वृत्त। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, एक दीर्घवृत्त हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे। कहता है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का, है ना, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, ठीक है, समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या समान बल होता है। तो वह जो आपको होगा उस समान त्वरण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चले आगे चलते हैं। कहता है एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, एक पानी से भरी गिलास है के नीचे कागज को खींचते हैं, नीचे कागज रखा गया है तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होता है। इसका कारण क्या है, कहता है कि गति का तीसरा नियम कारण करता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। जड़त्व के कारण नहीं भी नहीं होगा,
घर्षण के कारण नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। देखो इसमें जो मेन ऑप्शन है वो है ये नहीं है ना, यानी कि पानी के जो भरे गिलास है वो नहीं गिरने का कारण क्या है कि दोनों के बीच का दूरी जो होता है वो कम होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सही हो जाएगा 15 का वो डी हो जाएगा, यानी कि दूरी का चर्चा ही नहीं किया गया। ठीक है, पतला होता है ना जिसके कारण। ये आप लोग वीडियो देखते हो तो वो देखे होंगे स्प्रिंग वाला, उसी टाइप पर होता है। देखिए आगे कहता है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, तो विभव बल, गुरुत्व बल, स्प्रिंग बल या प्रयत्न बल। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रयत्न बल। चलिए आगे कहता है गतिमान वस्तु में होती है, गतिमान वस्तु में होती है स्थितिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। तो इसमें जो हो जाएगा आपको गतिमान वस्तु है तो इसमें हो जाएगा आपको गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। चलिए आगे कहता है चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, यानी जो चलती गाड़ी है उस समय ऊर्जा का होगा, गतिज, स्थितिज, दोनों या शून्य। देखो उस समय जो है गाड़ी ब्रेक मारेगा या अचानक खुलेगा तब अंतर होगा, कोई के स्थितिज होगा गतिज होगा, लेकिन जब स्थिर है तो दोनों के दोनों होगा, गतिज भी हो सकता है और स्थिर में क्या है, गाड़ी बैठल है और अचानक मार देगा तो हम गति में आगे बढ़ जाएंगे आगे में है। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे कहता है वॉशिंग मशीन में कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, उपकेंद्र, अपोहन, विलोम प्रासरण या विसरण। तो उपकेंद्र के देखो अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं बुझा है, क्वेश्चन से नहीं पता चले तो आप ऑप्शन से धर सकते हैं। उपकेंद्र के बारे में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपकेंद्र। चलिए आगे कहता है किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, केवल वेग पर करता है। देखो ऑप्शन ए और जो बी है आपको ध्यान देना है, सी जो ऑप्शन है वो दोनों पर है, यानी कि जितना वस्तु संवेग है जितना द्रव्यमान रहेगा उसके वेग में अंतर होगा। जैसे सपोज करो कि एगो पतला आदमी दौड़ेगा एगो मोटा दौड़ेगा, दोनों में अंतर है कि नहीं है, दोनों का भार ज़्यादा है तो वेग में भी क्या होगा, अंतर पाया जाएगा। ठीक है, इस चलते चलिए कहता है यदि किसी पिंड की गति दूनी कर दी जाए तो पिंड की परिमाणीय ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात तो होगा। ठीक है, 3:1, 2:1, 4:1 या 7:3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का 4:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यदि किसी कण का रेखीय संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी दोगुनी, चौगुनी, आधी वही रहेगी। दोगुना हो जाएगा तो कर दोगुना हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे कहता है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है ना, उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देना है तो उसका गतिज क्या हो जाएगा, आधी, दोगुनी, चौगुनी, चौथाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चौगुनी हो जाएगा। देखो आपको ऑप्शन में एक और कह सकता है परेशान डी जो होता है वो आपका कहता है चौथाई। मतलब क्या होता है कि अगर ई मेरा एक भाग है, ठीक है, तो इसको हम 4 भाग में बांटेंगे ना तो ई जो हिस्सा हुआ इसको बोलते हैं चौथाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 3 गो ये 1 गो हो गया। ठीक है, चौगुनी मतलब होता है कि इसका वेग जो है बढ़ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है
किसी वस्तु का आवेग जो है केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बल और समय पर वेग, देखो दोनों एक के हैं। वहाँ संवेग था तो वहाँ वेग आ गया था, यहाँ आवेग है तो यहाँ बल आ जाएगा। यानी कि बल जो निर्भर किया वो कहाँ निर्भर किया? समय पर, यानी कि बल और समय पर। समझ गया? तो आज के लिए इतना ही। आप पुनः जुड़िए 8:15 में, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपसे मिले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।